दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीए सेंटर में। यहाँ पर हम लोग हिस्ट्री का मेजर 4 का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे कि 13वीं सदी के यूरोप की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति की व्याख्या कीजिए। 13वीं सदी में यूरोप का राजनीतिक स्थिति कैसा था, उसका सामाजिक स्थिति कैसा था और उसका धार्मिक स्थिति कैसा था, इसके बारे में आपको बताना है। आज जो आप लोग यूरोप का स्वरूप देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही विकसित देश हैं, बड़े-बड़े देश हैं, ठीक है, प्रभावशाली देश हैं। हमेशा से ऐसा नहीं रहा था। 13वीं सदी की हम लोग बात करें अगर यूरोप के बारे में, तो 13वीं सदी में यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था चल रहा था। मतलब कह सकते हैं कि जो जिसके पास जितना भूमि उतना बड़ा मालिक होता था, ठीक है। तो 13वीं सदी में वहां का राजनीतिक व्यवस्था किस तरह से था, राजनीतिक स्थिति वहां पर कैसा था, सामाजिक स्थिति कैसा था और धार्मिक स्थिति कैसा था, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। 13वीं सदी में यूरोप में सामंती व्यवस्था तो चल ही रहा था, उसके साथ साथ वहां पर क्योंकि सामंत चल रहा है तो राजा भी होगा, तो राजा व्यवस्था भी था। और साथ में वहां पर जो धर्म है, धर्म का बहुत ही बड़ा दबदबा था वहां पर। आज के आप देखते होंगे आज का जो धर्म है वो सिर्फ हमें अच्छी बातों को सिखाता है कि हमें अच्छा काम करना चाहिए, गलत कामों से बचना चाहिए, गलत कामों से दूर रहना चाहिए। लेकिन उस टाइम का बात करें यूरोप का, तो वहां पर जो चर्च था वो सिर्फ धर्म को नहीं बताता था, बल्कि क्या आपको करना है, लोगों को क्या करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, शिक्षा कैसा लेना चाहिए, किसका सम्मान करना चाहिए, किसका इज्जत नहीं करना चाहिए, इन सभी बातों को नियंत्रित करता था। चर्च जो है इन सभी बातों को नियंत्रित करता था। तो सबसे ज्यादा जो दबदबा था वो था पादरी लोगों का, वो था चर्च का, ठीक है। तो इस चीज को हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि 13वीं सदी में यूरोप का राजनीतिक स्थिति कैसा था, वहां का समाज का स्थिति कैसा था और वहां का धर्म का स्थिति कैसा था, ठीक है। चलिए बिना देर के समझते इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। समझते इस क्वेश्चन के आंसर को। कहा जा रहा है कि 13वीं सदी का यूरोप मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था। ये बात इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज का जो आप यूरोप देख रहे हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। इसका जो शुरुआत है, आज का जो यूरोप देखते हैं उसका जो शुरुआत है वो इसी 13वीं सदी से हुआ था। इसलिए ये बात कहा जा रहा है कि 13वीं सदी का यूरोप मध्यकालीन इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण था। इस समय यूरोप की व्यवस्था मुख्य रूप से सामंतवादी प्रणाली पर आधारित थी। अब सामंतवादी प्रणाली क्या होता है? सामंतवादी प्रणाली ये होता है जैसे कि जिसके पास ज्यादा भूमि होगा वही मालिक होगा। सामंतवादी प्रणाली में ऐसा होता है कि एक राजा होता है और बड़े क्षेत्र का अकेले राजा देखभाल नहीं कर सकता, जिसके कारण वो क्या करता है, तो सामंतों को एक बड़े क्षेत्र बड़ा भूमि दे दिया जाता है। सामंतों को बड़ा भूमि दे दिया जाता है और जो सामंत होते हैं वो किसानों से टैक्स वसूलते हैं, राजा को देते हैं। और उस भूमि का मालिक कौन होता है, तो सामंत ही होता है। राजा के पास पर्याप्त सैनिक नहीं होता, लेकिन सामंत के पास अपने सामंत के लिए, अपने क्षेत्र के लिए सेना होता है। जिसके कारण जब युद्ध करना हो राजा को तो सामंतों से सेना लेता है, पैसा लेता है, जिसके कारण जो सामंत है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं सामंतवादी प्रणाली। आगे इसमें कहा जा रहा है कि राजनीतिक सत्ता राजा और सामंतों के बीच बटी हुई थी, और जो राजनीतिक सत्ता था वो राजा और सामंतों के बीच में बटा हुआ था। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूरा शक्ति जो है वो राजा के पास था, बल्कि कुछ सामंत के पास भी इसका शक्ति बटा हुआ था। समाज कई वर्गों में विभाजित था और धर्म का लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव था। क्या कहा जा रहा है कि जो समाज है वो कई वर्गों में विभाजित था, ठीक है, और धर्म का लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव था। चर्च केवल धार्मिक संस्था ही नहीं था, बल्कि उसका प्रभाव राजनीति और समाज दोनों पर दिखाई देता है। चर्च के बारे में कहा जा रहा है कि वो सिर्फ धार्मिक संस्था नहीं था, ठीक है, वो सिर्फ धार्मिक संस्था नहीं था, बल्कि उसका जो प्रभाव है चर्च का वो राजनीति में ही दिखता था, और उसके बाद वो समाज पर भी उसका जो प्रभाव वो देखने को मिलता था। इसलिए 13वीं सदी के यूरोप की स्थिति को समझने के लिए उसकी राजनीति, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का अध्ययन करना आवश्यक है। और अगर आप लोग कह सकते हैं, अगर हम लोग पढ़ना चाहें या फिर जानना चाहें कि 13वीं सदी का यूरोप का क्या स्थिति रहा है, तो उसके लिए हमें वहां की राजनीतिक स्थिति को, सामाजिक स्थिति को और धार्मिक परिस्थितियों को समझना जरूरी है। आगे हम लोग यहाँ से देखेंगे कि 13वीं सदी में यूरोप की राजनीतिक स्थिति कैसी थी। 13वीं सदी के यूरोप की राजनीतिक स्थिति कैसी थी? तो पहला जो यहाँ पर हम लोग पॉइंट बनाएंगे वो है सामंतवादी व्यवस्था का प्रभुत्व। जो सामंतवादी व्यवस्था उसका प्रभुत्व था, उसका दबदबा था। 13वीं सदी में यूरोप की राजनीतिक व्यवस्था मुख्य रूप से सामंतवादी प्रणाली पर आधारित थी। फिर से वही बात कहा जा रहा है कि जो 13वीं सदी है उसमें यूरोप की जो राजनीतिक व्यवस्था वो मुख्य रूप से सामंतवादी प्रणाली पर आधारित था। इस व्यवस्था में राजा को सर्वोच्च शासक माना जाता था, क्योंकि राजा है तो राजा सर्वोच्च रहेगा ही, तो उसको सर्वोच्च शासक माना जाता था। लेकिन वास्तविक सत्ता कई बार स्थानीय सामंतों के हाथों में होती थी। लेकिन हम आपको उसी टाइम बताया, शुरू में बताया कि राजा पूरे क्षेत्र का देखभाल नहीं कर सकता, इसके लिए उसने क्या किया, तो सामंतों को रख रखा है और बड़े बड़े क्षेत्र सामंतों को दे रखा है। इसलिए कहा जा रहा है कि कई बार जो है वास्तविक सत्ता वो स्थानीय सामंतों के पास पहुंच जाता था, उसके हाथों में पहुंच जाता था। राजा अपनी भूमि बड़े सामंतों को दे देता था, और जो राजा है वो अपनी भूमि को बड़े बड़े सामंतों को दे दिया जाता था, ठीक है, वो दे देता था, और बदले में उसे सैन्य सहायता और निष्ठा का वचन देते थे। और जो सामंत है वो राजा को ये वचन देते थे कि हम आपको सैन्य सहायता देंगे और निष्ठा का वचन देते हैं, मतलब हम आपके साथ ईमानदार रहेंगे, ठीक है। इस तरह से सामंत अपने अधीन छोटे सामंतों और सैनिकों को भी भूमि देकर उनसे सेवा लेते थे। और जो सामंत है
वो छोटे छोटे जो जागीरदार होते हैं उनको क्या करते हैं, जो सामंत होता है वो छोटे जागीरदारों को छोटे छोटे भूमि दे देता है और उनसे वो टैक्स लेता है और उनको क्या करता है, उससे सेवा लेता है। ठीक है, समझ में आया? पहले होगा राजा, फिर उसके नीचे होगा सामंत, और जो सामंत क्या करेगा तो छोटे छोटे जागीरदारों को अपने नीचे रखेगा ताकि वो सेवा दे सके और उससे क्या तो टैक्स ले सके। इस प्रकार सत्ता कई स्तरों में बंटी हुई थी जिससे राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह केंद्रीकृत नहीं था। इस तरह से कहा जा रहा है कि इस प्रकार जो सत्ता है वो कई स्तरों में बटा हुआ था जिससे जो राजनीतिक व्यवस्था वो पूरी तरह से केंद्रीकृत नहीं था, कोई एक व्यक्ति देखने वाला नहीं था। आगे जो अगला पॉइंट है इसका वो है राजाओं की शक्ति को मजबूत करने का प्रयास। राजाओं की शक्ति को मजबूत करने का प्रयास किया गया है, मतलब जो भी राजा थे उनकी शक्तियों को मजबूत करने का भी प्रयास किया गया। ये सब क्या है तो राजनीतिक स्थिति है यूरोप के 13वीं सदी का। हालांकि सामंतों की शक्ति बहुत अधिक थी, फिर भी 13वीं सदी में कई यूरोपीय राजाओं ने अपनी शक्ति को मजबूत करने का प्रयास किया। क्या कहा जा रहा है कि जो सामंत थे क्योंकि वो सेना रखते थे, उनके पास टैक्स वसूलने का अधिकार था, वो टैक्स वसूलते थे किसानों से क्योंकि राजा तो उनको भूमि दे दिया करते थे। ठीक है, इसलिए कहा जा रहा है कि हालांकि सामंतों की शक्ति जो है बहुत ही अधिक थी, फिर भी 13वीं सदी में कई यूरोपीय राजाओं ने अपनी शक्ति को मजबूत करने का प्रयास किया है। उन्होंने प्रशासन को संगठित किया, कर वसूली की व्यवस्था सुधारी और सेना को अधिक मजबूत बनाने की कोशिश की। टैक्स वसूलने का जो पावर था वो सामंतों के पास था, सेना रखने का जो शक्ति था वो किसके पास, सामंतों के पास था। तो जो राजा थे उसने प्रशासन को संगठित किया और उसमें कुछ सुधार भी किया। क्या किया तो उसने सेना को अधिक मजबूत किया और जो कर वसूली की व्यवस्था उसको भी सुधारा है। ठीक है, फ्रांस और इंग्लैंड जैसे देशों में धीरे धीरे राजा की केंद्रीय सत्ता मजबूत होने लगी और ये सब जो देश है फ्रांस हो इंग्लैंड हो इन सब देशों में क्या तो धीरे धीरे राजा का जो है केंद्रीय सत्ता मजबूत होने लगा। अब जो सत्ता है वो सिर्फ राजा के पास होने लगा। यह प्रक्रिया आगे चलकर यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्र राज्यों के निर्माण का आधार बना और यही जो प्रक्रिया है कि राजा राजा राज करेगा या फिर राजा ही सर्वोच्च रहेगा, यही प्रक्रिया आगे चल करके यूरोप में शक्तिशाली राष्ट्र राज्यों के निर्माण का आधार बना। ये राष्ट्र राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, इसका उदय कैसे हुआ, इसके बारे में एक अलग क्वेश्चन करवाएंगे, उसमें आप अच्छे से समझ पाइएगा। अगला जो इसका कह सकते हैं जो स्थिति था राजनीतिक स्थिति, वह राज्यों के बीच संघर्ष और युद्ध। राज्यों के बीच संघर्ष और युद्ध। इस काल में यूरोप के विभिन्न राज्यों और सामंतों के बीच सत्ता, भूमि और प्रभाव के लिए संघर्ष होते रहते थे, क्योंकि जिसके पास शक्ति है अगर उससे आप शक्ति छीनना चाहेंगे तो लड़ाई झगड़ा होगा, युद्ध होगा। इसलिए जो भी राजा या फिर सामंत किसी दूसरे से भूमि छीनना चाहते थे, उससे सत्ता छीनना चाहते, शक्ति छीनना चाहते, तो बार बार युद्ध और संघर्ष देखने को मिलता था। कई बार पड़ोसी राज्यों के बीच युद्ध भी होते थे। इन संघर्षों का कारण राजनीतिक प्रभुत्व, आर्थिक हित और क्षेत्रीय विस्तार था। और ये सब जो संघर्ष हुआ करते थे इसका कारण सिर्फ क्या था, तो जो राजनीतिक प्रभुत्व है कि किसके पास ज्यादा शक्ति रहेगा, किसके पास ज्यादा सत्ता रहेगा, इसके लिए। और जो आर्थिक हित है मतलब कौन ज्यादा पैसा रख सकता है, कौन ज्यादा पैसा कमाएगा, और क्षेत्रीय विस्तार का हित था। ये सब संघर्ष इसी के कारणों के कारण होता था। युद्धों के कारण कई क्षेत्रों में अस्थिरता उत्पन्न होती थी और आम जनता को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि जब युद्ध होगा तो आम जनता तो कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा ही। तो इसके कारण क्या तो अस्थिरता उत्पन्न होता था। तो राज्यों के बीच संघर्ष और युद्ध देखने को मिलता है उस टाइम। जो 13वीं सदी था यूरोप का राजनीतिक स्थिति उस टाइम ऐसा था। अगला जो पॉइंट इसमें देखेंगे वो है कानून और प्रशासन का विकास। कानून और प्रशासन का विकास हुआ धीरे धीरे। 13वीं सदी में शासन व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए कई स्थानों पर कानून और प्रशासनिक संस्थाओं का विकास हुआ। 13वीं सदी में कहा जा रहा है कि जब शासन व्यवस्था को व्यवस्थित बनाने के लिए कई स्थानों पर कानून और प्रशासनिक संस्थाओं का क्या हो तो विकास किया गया। न्यायालयों की स्थापना की गई और कई राज्यों में लिखित कानूनों को लागू करने का प्रयास किया गया। और कई जो राज्य हैं वहां पर लिखित कानूनों को लागू करने का प्रयास किया गया। इससे शासन में कुछ स्थिरता आई और लोगों को न्याय प्राप्त करने के लिए संगठित व्यवस्था मिलने लगी। तो कानून और प्रशासन का विकास किया गया था। तो इस तरह से जो 13वीं सदी में यूरोप का व्यवस्था था, राजनीतिक व्यवस्था था, इस तरह से चल रहा था, राजनीतिक स्थिति इस तरह से आगे बढ़ रहा था। आगे जो 5वां पॉइंट है वो है संसद और प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत। अब यहाँ से संसद और प्रतिनिधि संस्थाओं की शुरुआत की गई। तो इस तरह से आगे बढ़ता गया। शुरू में क्या हुआ था तो सामंतवादी व्यवस्था चल रहा था और धीरे धीरे चीजों में सुधार किया गया। टैक्स वाले चीज में सुधार किया गया, जो सेना रखने का चीज था उसमें सुधार किया गया। फिर आगे क्या किया तो इसमें जो राजा थे उसको शक्तिशाली बनाया गया। तो इस तरह से अब संसद और प्रतिनिधि संस्थाओं का भी शुरुआत किया गया। इस समय यूरोप के कुछ देशों में प्रतिनिधि संस्थाओं का भी विकास होने लगा। इस टाइम क्या कहा जाए कि यूरोप के कुछ देशों में प्रतिनिधि संस्थाओं का भी विकास होने लगा। इंग्लैंड में संसद की प्रारंभिक रूप से स्थापना हुई। इंग्लैंड में क्या कहते प्रारंभिक रूप से संसद की स्थापना की गई, जहां राजा को कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए कुलीन और प्रतिनिधियों से सलाह लेनी पड़ती थी। कुलीन का मतलब होता है जो रईस लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, ठीक है, उनसे, और जो प्रतिनिधि है वहां के उस क्षेत्र के उससे सलाह लेनी पड़ती थी। तो इस तरह से वहां पर संसद का शुरुआत किया गया। ऐसा नहीं है कि जो आज आप पार्लियामेंट देखते हैं उस तरह से, ठीक है। तो वहां पर कुलीन वर्गों से जो प्रतिनिधि है उससे सलाह लेनी पड़ती थी, मतलब जो मंत्री है, ठीक है, इन सब लोगों से सलाह लेना जरूरी कर दिया गया।
इसे शासन व्यवस्था में लोगों की भागीदारी की शुरुआत हुई और भविष्य में लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास का मार्ग खुला। तो इस तरह से इसका विकास आज के स्वरूप में हुआ है। यूरोप का जो विकास है, जो राजनीतिक स्थिति है, वो आज का स्वरूप ये धीरे धीरे पा सका है। आगे हम लोग देखेंगे 13वीं सदी के यूरोप की सामाजिक स्थिति कैसी थी। 13वीं सदी में यूरोप का सामाजिक स्थिति कैसा था। पहला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे सामाजिक वर्ग व्यवस्था। यहाँ पर कैसा था, सामाजिक वर्ग व्यवस्था था। 13वीं सदी के यूरोप में समाज स्पष्ट रूप से विभिन्न वर्गों में विभाजित था। कौन कौन से वर्ग में विभाजित था उसको हम लोग देखते हैं। मुख्य रूप से 3 वर्ग प्रमुख थे। कौन कौन था, तो पादरी वर्ग था जो सबसे रईस लोग थे। ठीक है, सबसे रईस लोग कौन, पादरी वर्ग था। फिर एक कुलीन या फिर सामंत वर्ग। जो रईस लोग, मतलब कुलीन का मतलब होता है जो सीनियर, जो रईस लोग हैं, ठीक है, जिनका दबदबा है। और जो सामंत वर्ग है ये दूसरे नंबर पर आते थे। और सामान्य जनता या फिर किसान वर्ग, ये सबसे निचले कैटेगरी के लोग, ये सबसे क्या, तो निचले वर्ग के लोग हैं। तो जो सामाजिक वर्ग व्यवस्था है वो 3 वर्गों में बटा हुआ था। एक तो पादरी वर्ग था, दूसरा कुलीन या फिर सामंत वर्ग था, और तीसरा था किसान वर्ग। 13वीं सदी में इस तरह से समाज बटा हुआ था। पादरी वर्ग धार्मिक कार्यों से जुड़ा था और समाज में उन्हें विशेष सम्मान प्राप्त था। क्योंकि यह धार्मिक कार्यों से जुड़ा हुआ था, इसलिए इसको कहा जा रहा है कि इसको समाज में विशेष सम्मान भी प्राप्त था। सामंत वर्ग राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली था। जो सामंत वर्ग था वो राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली था, क्योंकि उसके पास सेना था, उसके पास टैक्स वसूलने का कह सकते हैं कि शक्ति था। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, तो वो आर्थिक दृष्टि से और जो राजनीतिक दृष्टि उससे शक्तिशाली था। जबकि किसान और मजदूर वर्ग समाज का सबसे बड़ा हिस्सा था और उन्हें अपेक्षाकृत कठिन जीवन जीना पड़ता था। उनको क्या, तो अपेक्षाकृत जो सामंत लोग जी रहे हैं, जो पादरी वर्ग जी रहा है, उसके अपेक्षाकृत कठिन जीवन जीना पड़ता था। क्योंकि इनको टैक्स भी देना है, इनको धर्म को भी फॉलो करना है। और पादरी लोग ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा अच्छा बात सिखाते थे, वो क्या है, तो पाप नाशक पत्र बेचते थे। मतलब कहते थे कि अगर ये बुक आपने खरीद लिया, ये पत्र आपने खरीद लिया, तो आपका जो इतना भी पाप है वो मिट जाएगा। तो इस तरह से उन पर दबाव डाला जाता था। हालांकि ये बहुत दिन तक चल नहीं सका, इसको हटा दिया गया था, जिस चीज को हम लोग आगे पढ़ेंगे। दूसरा जिसमें पॉइंट लिखा हुआ किसानों और दासों की स्थिति। किसानों और दासों की स्थिति कैसी थी। किसान समाज की अर्थव्यवस्था का आधार थे, क्योंकि वे खेती करके अनाज और अन्य आवश्यक वस्तुएं पैदा करते थे। इसलिए कहा जा रहा है कि समाज का अर्थव्यवस्था का वो आधार थे, जो मजदूर और किसान थे। कई किसान सामंतों की भूमि पर काम करते थे और बदले में उन्हें सुरक्षा और रहने के लिए भूमि मिलती थी। कई सारे ऐसे भी किसान थे जो सामंतों के नीचे काम करते थे, सामंतों के लिए काम करते थे, उनकी भूमि में काम करते थे, और बदले में उनको क्या मिलता था, तो सिर्फ रहने के लिए जमीन मिलता था, जहां पर आप घर बना सकते हैं, रह सकते हैं। और उसके बाद क्या, तो आपको सुरक्षा मिल सकता है, बस इतना ही चीज आपको मिलता था। कुछ किसान दास या फिर सर्फ होते थे, जो भूमि से बंधे होते थे और अपने स्वामी की अनुमति के बिना स्थान नहीं बदल सकते थे। कुछ किसान ऐसे भी थे जो दास होते थे, मतलब जब तक उसका मालिक नहीं कह दे तब तक वो भूमि भी नहीं बदल सकता था। उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति कमजोर थी और उन्हें कई प्रकार के कर और श्रम देना पड़ता था। और जो किसान वर्ग था, जो मजदूर वर्ग था, उनको कई प्रकार का कर देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था और श्रम देना पड़ता था। मतलब कई तरह के उनको जो भी उनके आज्ञा होते थे, जमींदारों का या फिर जो सामंतवादी लोग हैं उनका जो भी आज्ञा होता था उनको मानना पड़ता था, श्रम देना पड़ता था। ठीक है, उनके लिए काम करना पड़ता था। तीसरा जो इसका स्थिति था समाज का, वो शहरों और व्यापार का विकास। अब यहाँ से क्या, तो शहरों और व्यापार का विकास होने लगा। 13वीं सदी में यूरोप में कई शहरों का विकास हुआ। 13वीं सदी में ही यूरोप में कई शहरों का विकास हुआ और व्यापारिक गतिविधियां बढ़ने लगी। व्यापार के कारण व्यापारी, कारीगर और व्यवसायी वर्ग का उदय हुआ। और जब व्यापार बढ़ा तो व्यापार वर्ग का उदय हुआ, व्यापारी का उदय हुआ, जो कारीगर थे, जो व्यवसायी वर्ग है, उसका भी साथ साथ उदय हुआ। इन शहरों में बाजार, व्यापारिक संगठन और हस्तशिल्प केंद्र विकसित हुए। जो लोग कह सकते हैं कि जो शहर में बाजार है उसका विकास हुआ, व्यापारिक संगठन का विकास हुआ, और जो हस्तशिल्प केंद्र है उसका भी विकसित हुआ, वो सब भी विकसित हुआ। इससे धीरे धीरे एक नया मध्यम वर्ग उभरने लगा, जो धीरे धीरे क्या, मिडिल क्लास लोग है वो उभरने लगा, जिनसे आगे चलकर यूरोप के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और ये सब क्या है, तो इन्होंने आगे चल के यूरोप के सामाजिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मिडिल क्लास का जन्म इस तरह से हुआ है। यूरोप का जो सामाजिक स्थिति है, आगे जो चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे वो है शिक्षा और सांस्कृतिक जीवन का विकास। शिक्षा और सांस्कृतिक जीवन का विकास। इस समय यूरोप में शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ प्रगति हुई। इस समय क्या कहा जा रहा है कि यूरोप में शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में भी कुछ प्रगति हुई। कई प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जहां धर्म, दर्शन, कानून और चिकित्सा जैसे विषयों की शिक्षा दी जाती थी। तो इसी टाइम में कहा जा रहा है कि कई सारे यूरोप में शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र का भी प्रगति हुआ था। अब धीरे धीरे क्या है, तो ये प्रगति करने लगा है। इससे समाज में बौद्धिक विकास हुआ और विद्वानों तथा विचारकों की संख्या बढ़ने लगी। इससे क्या हुआ, तो जो समाज में बौद्धिक विकास हुआ और इसके कारण विद्वानों का, विचारकों का जो संख्या वो धीरे धीरे बढ़ने लगा, क्योंकि जानकारी आने लगा, नॉलेज आने लगा। यह प्रक्रिया आगे चलकर यूरोप में बौद्धिक जागरण और पुनर्जागरण की नींव बनी।
अब हम आगे जो क्वेश्चन करवाएंगे वहां पर हम लोग पुनर्जागरण को समझेंगे कि पुनर्जागरण क्या होता है, ये किन कारणों से हुआ, पुनर्जागरण के क्या कारण थे और इसका प्रभाव क्या पड़ा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अगले क्वेश्चन में समझेंगे। अगला जो पॉइंट है वो है महिलाओं की स्थिति। 13वीं शताब्दी में या फिर 13वीं सदी में यूरोप का जो सामाजिक स्थिति था उसमें महिलाओं की क्या स्थिति थी। 13वीं सदी के यूरोपीय समाज में महिलाओं की स्थिति सामान्यतः पुरुषों की तुलना में कमजोर थी। अधिकांश महिलाएं घर और परिवार की जिम्मेदारियों तक सीमित रहती थी। हालांकि कुलीन परिवारों की कुछ महिलाओं को शिक्षा और संपत्ति से संबंधित अधिकार भी प्राप्त थे। जो कुलीन परिवार के लोग थे, मतलब जो रईसी लोग थे, जो रईस लोग थे, उनकी महिलाओं को शिक्षा लेने का, संपत्ति से संबंधित कुछ अधिकार उनको दिए गए थे। फिर भी समाज में उनका सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में भाग बहुत ही सीमित था। फिर भी कहा जा रहा है कि जो कुलीन परिवार के महिलाएं थी उनको भी सार्वजनिक या फिर समाज या फिर राजनीतिक जीवन में भाग लेने का बहुत ही सीमित जो कह सकते हैं अधिकार दिया गया था। तो इस तरह से 13वीं सदी में यूरोपीय समाज का स्थिति था। आगे हम लोग देखेंगे 13वीं सदी में यूरोप के धार्मिक स्थिति कैसा था। वहां पर धार्मिक स्थिति कैसा था 13वीं सदी में। चर्च की अत्यधिक शक्ति थी, चर्च के पास बहुत ज्यादा शक्ति था। ठीक है, तो इसके बारे में समझना जरूरी है। 13वीं सदी में यूरोप में चर्च का प्रभाव बहुत अधिक था। पोप को ईसाई धर्म का सर्वोच्च धार्मिक नेता माना जाता था, और जो पोप है उसको ईसाई धर्म का सर्वोच्च धार्मिक नेता माना जाता था, और उसके आदेशों को बहुत महत्व दिया जाता, और जो भी वो आदेश करता था उसके आदेशों को बहुत ही महत्व दिया जाता था, क्योंकि सर्वोच्च उसको माना जाता था। चर्च केवल धार्मिक संस्था ही नहीं था, बल्कि उसका प्रभाव राजनीति और समाज दोनों पर दिखाई देता था। कई बार पोप और राजाओं के बीच सत्ता और अधिकारों को लेकर विवाद भी होते थे, क्योंकि राजनीति भी इसके कंट्रोल में था, राजनीति भी इसके नियंत्रण में था, और जो समाज है वो भी उसके नियंत्रण में था, जो पोप है या फिर जो चर्च है। अगला जो इसमें स्थिति हम लोग देखेंगे वो है धर्म का लोगों के जीवन पर प्रभाव। धर्म का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। धर्म यूरोप के लोगों के दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था, क्योंकि कह सकते हैं कि जो उस टाइम का 13वीं सदी का यूरोप में जो धर्म है वो लोगों के जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव डालता था। कहा जा रहा है कि धर्म यूरोप के लोगों के दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा था। जन्म, विवाह और मृत्यु जैसे सभी सामाजिक कार्य चर्च के माध्यम से ही संपन्न होते थे। इसलिए सभी के जीवन में जो चर्च या फिर कैसे धर्म का बहुत ज्यादा प्रभाव था। लोगों के नैतिक नियम, परंपराएं और जीवन शैली भी धार्मिक शिक्षाओं से प्रभावित होती थी। आपको शुरू में ही बताया कि चर्च ऐसा नहीं है कि सिर्फ सही और गलत चीजों को बताए, बल्कि वो सभी चीजों को नियंत्रित करता था कि लोगों का जो जीवन शैली वो कैसा होगा, वो उसका कौन धर्म को मानेगा, और उसका शिक्षा कैसा होगा, वो किस तरह का काम करेगा, इन सभी चीजों से वो प्रभावित होता था। अधिकांश लोग चर्च के नियमों का पालन करना अपना कर्तव्य समझते थे, और अपना जब लोग खुद को या फिर कह सकते हैं जिस आज्ञा को अपना कर्तव्य समझते कि हमको करना चाहिए, जब इस तरह से मान के चलते तो उस चीज को लोग ज्यादा मानते हैं। तो चर्च के द्वारा या फिर पादरी के द्वारा जो भी कहा जाता था लोग उसको अपना कर्तव्य मान करके करते थे। इसलिए चर्च या फिर धर्म का उस टाइम में बहुत ज्यादा दबदबा था। तीसरा जो इसमें स्थिति मिलेगा हम लोग को देखने को वो है धर्म युद्ध का प्रभाव। धर्म युद्ध का प्रभाव देखने को हमें मिलता है। इस समय धर्म युद्धों का भी यूरोप की धार्मिक और राजनीतिक स्थिति पर प्रभाव पड़ा। हम लोग धर्म युद्ध के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, हम एक क्वेश्चन अलग से करवाएंगे जहां पर हम लोग धर्म युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। इन युद्धों का उद्देश्य पवित्र स्थलों पर अधिकार प्राप्त करना था। इन युद्धों के कारण यूरोप और एशिया के बीच संपर्क बढ़ा और व्यापार तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि हुई। क्या कहा जा रहा है कि इन युद्धों का उद्देश्य पवित्र स्थलों पर अधिकार प्राप्त करना था। जो पादरी लोग थे वो जितने पवित्र स्थल थे वहां पर अधिकार प्राप्त करना चाहते थे, वो हड़पना चाहते थे। इन युद्धों के कारण यूरोप और एशिया के बीच संपर्क बढ़ा और व्यापार तथा सांस्कृतिक आदान प्रदान में वृद्धि हुई। हम अलग से क्वेश्चन जब करवाते जाएंगे, आपको पूरा सिलेबस जब आपको कंप्लीट करवाएंगे तब आपको पूरे डिटेल में सब कुछ समझ में आएगा। इससे यूरोप के समाज और अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ा है। इससे क्या है, तो यूरोप के समाज और अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव देखने को मिला है। अगला जो पॉइंट हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो है धार्मिक संस्थाओं और मठों की भूमिका। जो हम लोग धार्मिक स्थिति देख रहे हैं 13वीं सदी में यूरोप का, उसमें धार्मिक संस्थाओं और मठों की क्या भूमिका रही है। इस काल में मठ और अन्य धार्मिक संस्थाएं भी महत्वपूर्ण थी। ये संस्थाएं शिक्षा, धर्म प्रचार और समाज सेवा के कार्य करती थी। कई मठ ज्ञान और शिक्षा के केंद्र बन गए थे, जहां पुस्तकों का संरक्षण और अध्ययन किया जाता था। तो इस तरह से धार्मिक संस्थाओं और मठों की भूमिका रही है। आगे जो आखिरी पॉइंट इसमें लिखा है वो है धार्मिक सुधार की पारंपरिक प्रवृत्तियां। धार्मिक सुधार की पारंपरिक प्रवृत्तियां 13वीं सदी के अंत तक कुछ विद्वानों और विचारकों ने चर्च की कुछ नीतियों और प्रथाओं की आलोचना भी शुरू की। क्या कहा जा रहा है कि जो 13वीं सदी का अंत होने को आया, तो उस टाइम में कुछ विद्वानों और विचारकों ने चर्च की कुछ नीतियों और प्रथाओं की आलोचना भी शुरू कर दी कि चर्च के द्वारा जितना कंट्रोल किया जा रहा है उतना उसका अधिकार नहीं है, तो उसकी आलोचना करना शुरू कर दी। उन्होंने धर्म को अधिक सरल और नैतिक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने क्या कहा, तो धर्म तो मानने का बात है, वो किसी पर दबाव थोड़ी बना सकता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि उन्होंने धर्म को अधिक सरल और नैतिक बनाने का जोर दिया। ये विचार आगे चलकर यूरोप में धार्मिक सुधार आंदोलन की पृष्ठभूमि बनी।
और जब हम लोग धार्मिक सुधार आंदोलन को देखेंगे तो ये किस तरह से हुआ था, किन कारणों से हुआ था और इसका क्या परिणाम रहा था, इसके बारे में हम लोग अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बहुत सारे ऐसे पॉइंट को देखा होगा जिसके बारे में आपको बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम अगले क्वेश्चन करवाएंगे, वहां पर आपको पता चल जाएगा। तो जिस तरह से हम सिलेबस को आगे बढ़ाते जाएंगे उस तरह से आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। आगे एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष को देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि 13वीं सदी का यूरोप सामंतवादी राजनीति, वर्ग आधारित समाज और चर्च के गहरे प्रभाव से प्रभावित था। ठीक है, तो मेन पॉइंट आपका यही है। यही परिस्थितियां आगे चलकर यूरोप में सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिवर्तन का आधार बना, और यही सब जो परिस्थिति है वही आगे चल करके यूरोप में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन का आधार बना, जो 13वीं सदी में ये सब चीज चल रहा था। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। आगे वाला वीडियो आपको देखना जरूरी है, आगे का जो सिलेबस है उसको पढ़ना आपका जरूरी है, इसलिए आप क्या तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के अभी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।